जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग शिव शंभु चिट्ठे के 5वीं कक्षा को देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछला जो भी कक्षा 4 हुआ है, आप सभी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, पढ़े होंगे और इम्पोर्टेंट सारा नोट्स किए होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी यह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था व इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देख आज हृदय में बड़ा दुख है। माई माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वह यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वह दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इससे जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणो उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देखने का इस दिन भंगड़ ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जनता की यहाँ बिछड़ने की समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गाय थीं। उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं की बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां के मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बहुत सुख था, उसका अंत ऐसा घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाती हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक ही और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरा हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा, वह कितने ही वर्षों सुखी की नींद सोते रहेंगे। यह वाली पंक्ति थोड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसे अशांति आप फैला चले हैं, उसे मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा
और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी सुखी न हो सके, आप स्वयं भी सुखी न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। आलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, और देखिए आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी किस चीज का था, सोने का था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी का चांदी का, किनका था, चांदी का। आपके दाहिने थे वह बाएं और आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब राजा रईसों ने आपको सलाम पहले किया, बादशाह के भाइयों को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और उससे ऊंचा था। हौदा और चवर, छत्र आदि सामान सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आपका ही दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगलाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंचा माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानूनी पास करते और कन्वेंशन कन्वेंशन में वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में बहुत हुआ। उधर विलायत में आपके आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी जलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके इस इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौनों की भांति आपको तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बांग्लादेश के सिर पर आरा रखा गया। बांग्लादेश के सिर पर आरा रखा गया। ओह, कितने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि एक फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको इस गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखा एक आदमी नौकर न रखा गया, उल्टा उन्हीं के जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, यद्यपि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना यहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासन का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। जो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का
नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उनकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चलना जाना ही शासन कहलाता है। एक काम हो ऐसा बताइए, एक काम हो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी घेरने घसोटने से प्रजा की बात सुन लेते, पर आप एक मौका तो ऐसा बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिराकर वंग विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जहां भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, यद्यपि वंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि यही जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुख को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमिका महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति आपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विदा के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था, वह सुनिए। उनके आंखों के आंसू भर कर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम। ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विदा के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे रन का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़ आदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहनों की दृष्टि से न देखा हो तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दें। माई लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरे बदौलत ही शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराना देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जिम्मे न थी। अब कुछ शक्ति नहीं जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव को, यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली बात भूल सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहा। संभाषण कब छपा था? भारत मित्र में 2 सितंबर 1905 को। चलिए अगला अब हम लोग पढ़ेंगे वंग विच्छेद।
बंग विच्छेद। गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे प्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राजा प्रतिनिधि तुगलकाबाद आबाद हो गया। भंगड़ लोगों के पिछली रगड़े की भांति यह माई लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब अच्छी तरह भंग घूट कर तैयार हो जाने पर भंगड़ आनंद से उस पर एक और रगड़ लगाता है। भंगड़ जीवन में उससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं होता। माय लॉर्ड के भारत शासन जीवन में भी इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई न होगी, जिसे पूरी तरह होते देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छिन्न कर डालने पर भी उससे अटके रहें। माय लॉर्ड को इस देश में जो कुछ करना था वह पूरा कर चुके थे। यहाँ तक कि अपने इस इरादे को पूरा करते करते अपने शासनकाल की इतिश्री भी अपने ही कर कमलों से कर चुके थे। जो कुछ करना बाकी था वह यही बंग विच्छेद था। वह भी हो गया। आप अपनी अंतिम कृति की ध्वजा आपने ही अपने ही हाथों से उड़ा चले और अपनी आंखों को उससे प्रिय दर्शन से सुखी कर चले। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने शासनकाल की रकाबी में बहुत सी कड़वी कसेली चीजें चख जाने पर भी आप अपने लिए मधुरेन समापेत कर चले, यही गनीमत है। अब कुछ करना रह भी गया हो तो उसके पूरे करने की शक्ति माय लॉर्ड में नहीं। आपके हाथ से इस देश का जो बुरा भला होना था वह हो चुका। एक ही तीर आपके तर्क समय और बाकी था उसे आप बंग भूमि का वक्ष स्थल छेद चले। बस यहाँ आकर आपकी शक्ति समाप्त हो गई। इस देश की भलाई की और अपने उस समय भी दृष्टि न की जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुराई करने की शक्ति आप में नहीं रही। इससे यहाँ के लोगों की बहुत ढाढ़स मिली। अब आप हमारे कुछ नहीं कर सकते। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी के सबसे पुराने देश की प्रजा ने बारंबार देखे हैं। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्मंद दुर्योधन को अश्वत्थामा की यह वाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ था कि मैं पंचों पांडवों के सिर काटकर आपके पास लाया हूं। इसी प्रकार शोणा सुधार रूपी महाभारत में जंगी लाट किचनर रूपी भीम का विजय गदा से जर्जरित होकर पद्मच्युत हाथ से पड़े इस देश के माय लॉर्ड को इस खबर ने बड़ा हर्ष पहुंचाया कि अपने हाथों से श्रीमान को बंग विच्छेद का अवसर मिला। इस महाहर्ष को लेकर माय लॉर्ड इस देश से विदा होते हैं। यह बड़े संतोष की बात है। आपने अपनों से लड़कर श्रीमान की इज्जत गई या श्रीमान ही गए, उसका कुछ ख्याल नहीं। भारतीय प्रजा के सामने आपकी इज्जत बनी रहे, यही बड़ी बात है। इसके सहारे स्वदेश तक श्रीमान मोछों पर ताव देते चले जा सकते हैं। श्रीमान के ख्याल के शासन इस देश ने कई बार देखे हैं। 500 से अधिक वर्ष तक तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़ कर दौलताबाद बसाया था। पहले उसने दिल्ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दौलताबाद में जाकर बसो। जब प्रजा बड़े कष्टों से दिल्ली को छोड़कर वहां जाकर बसी तो फिर उसे दिल्ली को लौट आने का हुक्म दिया। इस प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी से दिल्ली अर्थात श्रीमान मोहम्मद तुगलक के दौलताबाद और अपने वतन के बीच में चकराना और तबाह होना पड़ा। हमारे इस समय के माय लॉर्ड ने केवल इतना ही किया कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद होने का हुक्म तो नहीं दिया। जो प्रजा तुगलक जैसे शासकों का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आजकल के माय लॉर्ड के ख्यालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है? सब ज्यों का त्यों है।
बंग देश की भूमि जहां थी वही है, और उसका हर एक नगर और गांव जहां था वही है। कलकत्ता उठकर चिरापुंजी के पहाड़ पर नहीं रख दिया गया, और शिलांग उड़कर हुगली के पुल पर नहीं आ बैठा। पूर्व और पश्चिम बंगाल बीच में कोई नहर नहीं खुद गई, और दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई चीन की सी दीवार नहीं बन गई। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग हो जाने पर भी अंग्रेजी शासन ही में बना हुआ है, और पश्चिम बंगाल भी पहले की भांति उसके उसी शासन में है। किसी बात में कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली ख्याली लड़ाई है। बंग विच्छेद करके माइलॉट ने अपना एक ख्याल पूरा किया, इस्तीफा देकर भी एक ख्याल ही पूरा किया। इस्तीफा मंजूर हो जाने पर इस देश में पड़े रहकर भी श्रीमान का प्रिंस ऑफ वेल्स स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र है। कितने ही ख्याली इस देश में अपना ख्याल पूरा करके चले गए। सवा दो सौ साल पहले एक शासन ने इस बंग देश में 1 रुपए के 8 मन धान बिकवा कर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देश में बिकवा कर इस देश की धन धान्य पूरा होने का परिचय देगा, उसको मैं अपने से अच्छा शासन समझूंगा। वह शासन भी नहीं, वह शासक भी नहीं है, उसका समय भी नहीं। कई एक शताब्दियों के भीतर इस भूमि ने कितने ही रंग पलटे हैं, कितने ही इसकी सीमाएं हो चुकी है, कितने ही नगर इसकी राजधानी बनकर उजड़ गए। गौड़ के जिन खंडहर में अब उल्लू बोलते हैं, गीदड़ चिल्लाते हैं, वहां कभी बांके महल खड़े थे, वहीं बंग देश का शासन रहता था। मुर्शिदाबाद जो आज का लुटा हुआ सा शहर दिखाई देता है, कुछ दिन पहले इसी बंग देश की राजधानी थी, और उसकी चहल पहल कुछ ठिकाना न था। जहां घसियारे घास खोदा करते थे, वहां आज कलकत्ता जैसे महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एकाध ही नगर ही निकल सकता है। अब माइलॉट के बंग विच्छेद ढाका, शिलोंग और चटगांव में से हर एक राजधानी का सेहरा बांधने के लिए सिर आगे बढ़ाता है। कौन जाने इसमें से किसके नसीब में क्या लिखा है, और भविष्य क्या दिखाएगा। 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का एक शासन कह गया, सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझ कर चले गए, परंतु वह किसी के साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं के अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग इसके अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़ कर इस छोटे से ढेले के छोटे से अंशों पर अपना अधिकार जमाकर राज्य करता है। ऐसे क्षुद्र और दरिद्र की राजाओं को लोग दानी कहकर जचने जाते हैं। ऐसे नीचे से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासन था, इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया था। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है जो यहाँ के अधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथों में यहाँ के शासन भार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ कि वह स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और नौ त्यागने का लोग संवरण न कर सका। यह बंग का विच्छेद नहीं है। बंग निवासी इससे विच्छिन्न हुए, वंश और युक्त हुए। जिन्होंने गत 16 अक्टूबर का दृश्य देखा है वह समझ सकते हैं कि बंग देश या भारतवर्ष नहीं, पृथ्वी भर में इस अपूर्व दृश्य था। आर्य संतान उस देश अपने प्राचीन वेश में विचरण करती थी। बंग भूमि
बंगभूमि ऋषि मुनियों के समय की आर्य भूमि बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्ति ने उसको उस दिन एक राखी से बांध दिया था। बहुत काल के पश्चात भारत संतानों को होश हुआ कि भारत की मिट्टी वंदना के योग्य है। इसी से वह एक स्वर में वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठे। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वरंच भारत के अन्य टुकड़े भी बंग देश से आकर चिमट जाते हैं। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेल को हमारे माय लॉर्ड विच्छिन्न किए जाते हैं। वह इस देश के राजा प्रजा मेल हैं। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र और शासन काल ने इस देश की प्रजा के जी में यह बात जमा दी थी कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर और उसका मन रखकर शासन करना जानते हैं, और यह रंग के नहीं योग के पक्षपाती हैं। कैनिन और रिपन आदि उदार हृदय शासकों ने अपने सुशासन से इस भाव की पुष्टि की थी। इस समय महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र थी। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते, विशेषकर दुर्लभ भारतवासियों की। चिल्लाहट का उसके जी में कुछ भी वजन नहीं है। इससे 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ न सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले, उसी माय लॉर्ड के हाथ से 2 टुकड़े कराए, जिसके कहने से उसने केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया और उसके लिए माय लॉर्ड को नौकरों से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जी में यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्तिभाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना गाना वृथा है। दुर्लभ कि वह नहीं सुनते। बंग विच्छेद से हमारे महाप्रभु सरदस्त राजा प्रजा में यह भाव उत्पन्न करा चले हैं, किंतु हाय, इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं। महाप्रभु तो ध्यान देने के योग्य ही कहाँ। भारत मित्र 21 अक्टूबर 1905। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्लास को ध्यान पूर्वक पढ़ते होंगे। चलिए अगले क्लास कक्षा में हम लोग लॉर्ड मिंटो का स्वागत पढ़ेंगे और 2 दिन क्लास चलेगा आपका निबंध का। उसके बाद हम लोग राग दरबारी उपन्यास को पढ़ेंगे। राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल की रचना है, ठीक है। इसमें सीपालगंज की गांव की घटना, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सीपालगंज की घटना। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा। जय हिंद।